नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, सीनियर कंसल्टेंट हूँ। मैं सर्राफ ऑर्थोपेडिक सेंटर में दरभंगा मेडिकल कॉलेज के सामने मेरा हॉस्पिटल है, उसका डायरेक्टर हूँ और काम कर रहा हूँ। रिटायर्ड प्रोफेसर भी रहा हूँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज में ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट का। मैं आज आपसे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बातें करूँगा। कई लोग पूछते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। ऑस्टियो का मतलब हुआ बोन, पोरोसिस का मतलब हुआ पोरस मतलब खोखला हो जाना। हमारी हड्डियाँ कुछ कारणों से, जिसके कई मल्टीफैक्टोरियल हैं, कारणों से हमारी हड्डी खोखली हो जाती है और खोखली हो जाने के चलते उसमें फ्रैक्चर्स हो जाता है। थोड़ी भी चोट लगने से उसमें फ्रैक्चर हो जाता है, उसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस करते हैं। तो आप पूछेंगे कि हड्डियों की संरचना क्या है। हड्डी में कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, कुछ फाइब्रस टिश्यू, कुछ कोलेजन टिश्यू रहते हैं, जो सब मिलकर बोन मास बनाते हैं। और ये बोन मास हड्डी का जो है वो अस्थायी चीज़ नहीं है, स्टैटिक चीज़ नहीं है, डायनेमिक प्रोसेस है। बैलेंस होते रहता है उम्र के साथ। जैसे 25 से 30 साल तक ज़्यादा बोन मास बनता है, कम नुकसान होता है। 30 के बाद बराबर वाली बात होती है, बनता भी है, नुकसान भी होता है, लगभग बराबर होता है। और 60 के बाद ज़्यादा लॉस होता है बोन मास का और बनता कम है। तो ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके तहत ये बातें होती हैं। बहुत चीज़ों से ये गाइडेड है, जैसे एज है, हार्मोन फैक्टर है और भी बहुत से फैक्टर हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर ये बोन मास कम होता है, थोड़ा कम होता है तो उसको ऑस्टियोपेनिया कहते हैं, ज़्यादा कम होता है तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। कभी कभी कन्फ्यूज़न ऑस्टियोमलेशिया में और ऑस्टियोपोरोसिस में होता है। ऑस्टियोमलेशिया तब कहते हैं जबकि क्वालिटी ऑफ बोन घट जाए। जैसे किसी बोन में कैल्शियम कम है, विटामिन डी कम है, लेकिन बोन मास ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ऑस्टियोमलेशिया। जब टोटल कम हो जाए किसी बोन में बोन मास, तब हम लोग कहते हैं कि ये ऑस्टियोपोरोसिस की ओर ये पेशेंट जा रहा है, इसकी हड्डियाँ ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जा रहा है। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? ये मल्टीफैक्टोरियल है। जैसे एज एक कारण हो सकता है, 60 के बाद हर आदमी को ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाती है। जैसे ये कि जेंडर के चलते हो सकता है, फीमेल में ज़्यादा होता है, चूँकि 60 के 50-55 के बाद फीमेल का मेंस बंद हो जाता है, जिसको मेनोपॉज कहते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस मेनोपॉजल, पोस्ट मेनोपॉजल भी हो सकता है, जिसमें कि ऑस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के चलते हमारा बैलेंस बोन मास जमा करने का बैलेंस खत्म हो जाता है, जिसके चलते कि ऑस्टियोपोरोसिस होता है। कई दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज़, थायराइड, ज़्यादा दवा का यूज़ करना, जैसे स्टेरॉयड, कोई व्यक्ति अल्कोहल ले रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, वो प्रोन टू ऑस्टियोपोरोसिस है। इसके अलावा और कोई सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है किसी की, कि आदमी हमेशा रेस्ट में है, कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, मोटापा एक कारण इसका हो सकता है। तो ये एक मल्टीफैक्टोरियल है जिस पे कि हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि उन फैक्टर्स को रूल आउट कर लें इलाज के क्रम में। और तब इसके बाद ये होगा कि अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है तो उसके क्या क्या सिम्टम होंगे। तो सबसे बड़ा सिम्टम तो इसका होता है कि बहुत माइनर ट्रॉमा, चोट के चलते भी फ्रैक्चर हो जाना। फ्रैक्चर कहीं का भी हो सकता है, जैसे हमारी ये स्पाइन है, इसमें वर्टिब्रल फ्रैक्चर हो सकता है। ये हड्डी दब जाती है और कभी कभी इतना ज़्यादा दब जाती है कि इसके पीछे जो नसें हैं वो दबाव में आ जाती है। उसी तरह कि कभी कभी क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस के चलते ये मॉडल है नॉर्मल बोन का, जिसमें आप देख रहे हैं कि कम पोरस है, कम छेद हैं। और ये ऑस्टियोपोरोटिक बोन है जिसमें कि बहुत सी बड़ी छेद हैं। ये बोन मास लॉस के चलते हुआ है। और ये नॉर्मल बोन है जिसमें कि छोटी छोटी महीन छेदें दिख रही हैं। और ये चीज़ अगर बढ़ जाती है ऑस्टियोपोरोसिस, तो ये बोन दिख रहा है फीमर, जिसमें कि फ्रैक्चर हो चुका है। और ये फ्रैक्चर लॉन्ग बोन में के अलावा वर्टिब्रा में भी हो सकता है। पीठ की हड्डी, उसको वर्टिब्रा कहते हैं, स्पाइन कहते हैं, इसमें भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये प्रश्न होगा कि इसको हम लोग डायग्नोज कैसे करें। तो एक तो हिस्ट्री डायग्नोसिस जो होती है वो हिस्ट्री से भी होती है। अगर किसी को डिस्प्रपोर्शनेट इंजरी हो, हल्की चोट लगी और फ्रैक्चर हो गया, यहाँ तक कि आप झुके और वर्टिब्रा का फ्रैक्चर हो गया, आप खांसे फ्रैक्चर हो गया, तो इस तरह की माइनर इंजरी और माइनर इम्पैक्ट के चलते अगर किसी को
फ्रैक्चर हो जाता है तो इसका मतलब कि वहाँ ऑस्टियोपोरोसिस की एक संभावना बनती है। दूसरी बात कि ये पेशेंट शुरुआती दौर में सिम्टम इसके बैकएक हो सकता है, पीठ का दर्द हो सकता है, बोन में दर्द हो सकता है, लॉन्ग बोन में भी पेन हो सकता है, लेकिन पेन और भी कई कारणों से हो सकता है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस भी एक कारण है। लेकिन मेजर सिम्टम अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि इस तरह के मरीज़ फ्रैक्चर के साथ प्रेजेंट करते हैं। काफ़ी इसकी घटनाएं, इंसिडेंस काफ़ी बढ़ा है इसके चलते, ऑस्टियोपोरोसिस के चलते मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, जिसका कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। डायग्नोसिस हम लोग क्या कैसे करेंगे? तो डायग्नोसिस के लिए एक्सरे है, लेकिन एक्सरे में बहुत बार नहीं भी दिखता है, तो डेक्सा एक टेस्ट होता है जिसमें कि बोन मैरो डेंसिटी का हम लोग पता करते हैं, और बोन मैरो डेंसिटी किसी की भी अगर -2 से कम है, टी स्कोर अगर -2 से कम है तो हम लोग कहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस है। अगर -1 to प्लस में अगर 0 + 1 अगर रहा तो हम लोग कहते हैं लगभग ये नॉर्मल बोन है। तो फिर उपाय होगा कि कैसे इसका इलाज किया जाए। तो प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट रेमेडी, इसको हम लोग कहते हैं। बचाव ज़्यादा अच्छा उपयुक्त चीज़ है ऑस्टियोपोरोसिस नहीं माने फ्रैक्चर नहीं होने के लिए। तो बचाव के लिए हम लोग क्या कहते हैं, फॉल प्रिवेंशन। ऐसी कोशिश करें कि आप फिसले नहीं, गिरे नहीं, ताकि हड्डी ना टूटे। साथ ही साथ हम लोग कहते हैं एक वर्ड, अवॉइड मल्टीटास्क प्लानिंग। मल्टीटास्क आपको नहीं करें, एक ही बार में एक काम को करें, कई काम एक साथ ना करें। एल्डरली एज ग्रुप के खास तौर पर 60 के बाद के लोग, प्लस अपने को पहचानना है कि हम कितना क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी ध्यान रहा। आपका डाइट सही होना चाहिए, जैसे आपके डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, आपके डाइट में पर्याप्त कैल्शियम होना चाहिए, आपके डाइट में विटामिन होना चाहिए, आपके डाइट में विटामिन डी होना चाहिए। साथ ही साथ आप एक्सरसाइज करें, ऐसे वेट बेयरिंग एक्सरसाइज इसमें करना है। एक तो होता है नॉन वेट बेयरिंग जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में करते हैं, इसमें वेट बेयरिंग एक्सरसाइज लाइक जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो वॉकिंग कर सकते हैं। ये वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है और लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है। इससे आपको फ़ायदा होगा, आपकी मसल स्ट्रांग होगी, इसके चलते आपकी बोन पे लोड कम जाएगा और फ्रैक्चर की संभावना घट जाएगी। अगर मान लिया जाए किसी को फ्रैक्चर हो ही गया तो उसके लिए भी उपाय है। अच्छा, आप पूछेंगे कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जिसमें ज़्यादा कैल्शियम रहता है, तो बहुत सेलेक्टेड फूड है जिसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम रहता है, जैसे मेथी है, जैसे किशमिश है, जैसे आलमंड्स है। वेजिटेबल्स में आपको है कि जैसे रागी है, सोयाबीन है, उड़द की दाल है, इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में कैल्शियम मिलता है। और उसके साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में मिल्क लेना चाहिए। कई लोग पूछते हैं गाय का दूध लें कि भैंस का लें, तो बफेलो भैंस के दूध में ज़्यादा कैल्शियम है, इसलिए लेने में कोई परहेज़ नहीं है, भैंस का दूध लिया जा सकता है सिर्फ मलाई हटाकर। उसी तरह आप मिल्क पाउडर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कैल्शियम की होती है, वो ले, इसको स्किम मिल्क भी बोलते हैं। और साथ ही साथ चीज़ आप ले सकते हैं, उसमें मिल्क के कंपैरिजन में ज़्यादा कैल्शियम रहता है, वो ले सकते हैं। और किसी भी एज ग्रुप के हिसाब से कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई एल्डरली है उसको 1.5 ग्राम से 2 ग्राम की ज़रूरत, 1500 मिलीग्राम से लेके 2000 ग्राम तक मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग बच्चे में अलग है, एज वाइज उसका है, तो उस हिसाब से हम लोग कैल्शियम दे सकते हैं। और अगर किसी को फ्रैक्चर हो ही गया तो फ्रैक्चर के इलाज के साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस का भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो कि बोन के लॉस को रोकती है, ऑस्टियोक्लेसिस को रोकती है, और बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो न्यू बोन को बनाती है। ऑस्टियोक्लेसिस को रोकने वाली दवाइयों में बाइफॉस्फेनेट है, डेनुसुमेब है, और इसी तरह पैराथायरॉयड हार्मोन का प्रिपरेशन है, कैल्सीटोनिन है, और बनाने वाली चीज़ों में टेरिपेराटाइड है जो कि बहुत वाइडली हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मरीजों को लंबे दिनों तक देते हैं। सबकी अलग अलग डोज है, अलग अलग ड्यूरेशन है देने का, और इसके साथ साथ प्रोटीन देना है, और जिससे कि हमारा जो बोन मास है काफ़ी बढ़ जाए। धन्यवाद, थैंक यू।